अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे असद तूर पर होने वाले हमले और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर। सबूक साहब, हामिद मीर 28 मई को गुस्से में क्यों थे और मुतनाज़ा तकरीर क्यों की और वो किसके ख़िलाफ़ थी? अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हामिद मीर साहब गुस्से में क्यों थे और मुतनाज़ा तकरीर उन्होंने किसके ख़िलाफ़ की। तो क्योंकि अभी तक जो सारी सूरत हाल है उसमें सब लोग यही समझ रहे हैं कि हामिद मीर साहब ने अपनी तकरीर में किसी को टारगेट किया। मेरा ख़्याल ये है कि हमें उस सारे स्नेरियो को समझना चाहिए जिस स्नेरियो में हामिद मीर साहब ने ये तकरीर की है। असद तूर पर 26 और 25 मई की दरमियानी रात हमला हुआ और हमले के अगले रोज़ आपको इल्म है कि यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद की सहाफ़ती तंजीमों ने एहतजाजी मुज़ाहरे का ऐलान किया। कई लोगों को उस मुज़ाहरे का इल्म नहीं था, लेकिन जब मुज़ाहरा हो गया तो हमने देखा कि मुज़ाहरे में हामिद मीर साहब नहीं आए। उमूमन मैंने इस्लामाबाद में कोई ऐसा मुज़ाहरा नहीं देखा कि हामिद मीर साहब इस्लामाबाद में हों, किसी सहाफ़ी पर हमला हुआ हो, कोई कत्ल का वाक़या पेश आ चुका हो तो हामिद मीर साहब उस मुज़ाहरे में शरीक ना हो। वो सफ़े अव्वल में आकर खड़े होते थे और डट कर और बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने जज्बात का इजहार करते थे। लेकिन असद तूर पर जब हमला हुआ तो मैंने उनकी ट्वीट्स देखी, लेकिन मुज़ाहरे में वो शरीक नहीं थे। तो मैंने भी सोचा ये क्या चक्कर हो सकता है। तो मैंने उन्हें मैसेज किया कि आज आप मुज़ाहरे में नहीं थे, और बाकी भी कई लोगों ने उन्हें मैसेज किए कि आपको आज के मुज़ाहरे में होना चाहिए था, आप क्यों नहीं आए। तो मीर साहब ने तो मुझे ये बताया कि वो जिस वक्त मुज़ाहरा हो रहा था तो उन्हें अव्वल तो इल्म नहीं था मुज़ाहरे का, और दूसरा उस वक्त वो असद तूर के पास बैठे हुए थे, उसकी इयादत कर रहे थे। बाद में असद तूर ने तस्वीरें भी शेयर की जिसमें हामिद मीर साहब उनकी इयादत कर रहे हैं। अच्छा, खैर ये तो हो गया। 28 मई को पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पूरे पाकिस्तान में असद तूर पर जो हमला हुआ उसके ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरे की कॉल दी। अब ये सिर्फ़ असद तूर पर एहतजाजी मुज़ाहरे की कॉल नहीं थी, इसके पीछे और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो पक रही थी। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कई टीवी चैनल जो थे वो बंद हो चुके, अखबारात बंद हो चुके, 8,000 से ज़्यादा सहाफ़ी जो हैं बेरोज़गार हो चुके, कई इदारों में तनख्वाहें इतना अरसा हो गया मिल नहीं रही, हुकूमत की जानिब से अखबारात को इश्तिहारात नहीं मिल रहे, और इश्तिहारात मिल रहे हैं तो रकम नहीं मिल रही, रकम मिल रही है तो बहुत ताख़ीर से मिल रही है या बहुत कम मिल रही है। और इसके साथ साथ कई सहाफ़ियों ने ख़ुदकुशियाँ कर लीं, और फिर यहाँ इस्लामाबाद में 6-7 सहाफ़ियों पर ऊपर नीचे हमले हुए। मतीउल्लाह जान साहब को अगवा करने की कोशिश की, एजाज़ सैयद को अगवा करने की कोशिश हुई यहाँ पे, अबसार आलम साहब को गोली लगी, हामिद मीर साहब की गाड़ी के नीचे बम बरामद हुआ, सलीम शहजाद को यहाँ से अगवा करके ले गए और उनकी डेड बॉडी एक दरिया से मिली। तो ये सारी सूरत हाल यहाँ पर पैदा हुई थी, और अहमद नूरानी को भी यहाँ पर मारा पीटा गया, तशद्दुद किया गया। तो ये एक सूरत हाल थी, और इस सूरत हाल के साथ साथ एक और बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी। वो खौफनाक सूरत हाल इस हवाले से भी थी कि पाकिस्तान में जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तकसीम दर तकसीम का शिकार है, और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ सहाफ़ी खड़े होकर कैंपेन चला रहे होते हैं। और उसके साथ साथ जो अगली जो सूरत हाल थी वो ये थी कि PFUJ जो सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम है वो कई धड़ों में बटी हुई है, और हुकूमत की जानिब से इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक अथॉरिटी बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया, उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया, और वो है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये जो अथॉरिटी है ये इतनी खौफनाक है कि इस अथॉरिटी की वजह से इससे पहले मीडिया के हवाले से जितने क़वानीन हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, जितने इदारे बने हुए हैं वो सारे के सारे ख़त्म करने थे, और आपने एक अथॉरिटी बनानी थी, और वो अथॉरिटी जो थी उसको पूरे डिक्टेटर्स के इख्तियारात दे दिए गए थे। जो काम याहिया ख़ान नहीं कर सका, अयूब ख़ान नहीं कर सका, ज़ियाउल हक़ नहीं कर सका, परवेज़ मुशर्रफ नहीं कर सका, और इन्होंने और जो दीगर हुक्मरान थे जिन्हें आप जमहूरी और सियासी हुक्मरान कहते हैं, इन सब ने मिलकर मीडिया को कंट्रोल करने के लिए जितने कानून बनाए, जितनी कोशिशें की, उन सब का एक ताबूत बनाया गया। उस ताबूत में जो आखिरी कील ठोकनी थी ना, वो इस PMDA के कानून के तहत उन्होंने बनानी थी। तो जब इसका पता चला तो इसका मतलब तो ये था कि पाकिस्तान में सहाफ़त बिल्कुल ख़त्म। वो जो आप थोड़ा थोड़ा छुप छुप के अंधेरे कमरे में तारीख सांस ले रहे थे थोड़ा थोड़ा करके, वो भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये सारा स्नेरियो था सारे के पीछे। तो इस वजह से ये जो एहतजाज था
ये यहाँ पर हो रहा था और सहाफ़ी गुस्से से भरे हुए थे और वो ये देख रहे थे कि हुकूमत कानून साजी कर रही है चुपके चुपके, खुफिया, स्टेक होल्डर को एतमाद में नहीं लिया जा रहा और मुनाफज करने की कोशिश की जा रही है और फिर जुल्म भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है सहाफ़ियों के साथ। तो ये इतना सारा गुस्सा जितना भी था ये सारा इकट्ठा था। अब जो 28 मई का जो दिन है वो बड़ा अहम है। मैंने आपको पहले बताया कि हामिद मीर साहब जो 26 मई का दिन था उस एहतजाज में नहीं आए। तो यहाँ जो रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है उसके जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने हामिद मीर साहब को फ़ोन किया, उनसे कहा कि आप उस दिन भी मुजाहरे में नहीं आए, आज आपने हर सूरत में आना है। तो हामिद मीर साहब उस मुजाहरे में चले गए, लेकिन वो हमेशा मुजाहरे में जब भी जाते थे नुमायाँ जगह खड़े होते थे। तो मुझे सहाफ़ी दोस्तों ने बताया कि मीर साहब मुजाहरे में आए हुए हैं, मैं कोटा में मुजाहरे में शरीक था, तो वो आए हुए हैं लेकिन साइड पे खड़े हुए हैं, ताहिर अब्दुल्ला के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ठीक है। अच्छा, इसी दौरान क्या हुआ कि वहाँ पे जो वफाकी वज़ीर हैं इंसानी हकूक़ की शहरी मुज़ाहिरी साहिबा, उनकी बेटी हैं ईमान ज़ैनब मुज़ाहिरी। ईमान ज़ैनब मुज़ाहिरी एक बंदे के साथ तू मैं कर रही हैं, उसके साथ तल्ख़ कलामी कर रही हैं, बाकायदा लड़ रही हैं उसके साथ और बड़े गुस्से में बोल रही हैं और उसे कह रही हैं कि तुम लोग जो हो तुम मेरी जासूसी कर रहे हो, सुबह से पीछे तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो, मैं तुम्हें जानती हूँ, ये वो इस तरह करके वो सारी बातचीत कर रहे हैं। और आपको पता है कि ईमान ज़ैनब मुज़ाहिरी जो हैं वो पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमेटी एक बनाई हुई है, डिफेंस कमेटी, तो वो उसकी भी रुकन हैं और जिन सहाफ़ियों पर FIA के ज़रिए या बाकी इदारों के ज़रिए जो केसेस किए जा रहे हैं वो उसको भी देख रही हैं। तो लाजमी वो भी सेंसिटिव थी। तो हामिद मीर साहब और ताहिर अब्दुल्ला इस सारे सीन को देख रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि वो यहाँ पर आते तो स्टेज से अनाउंस हुआ कि मुनीज़ जहांगीर जो आसमा जहांगीर साहिबा की बेटी हैं, जर्नलिस्ट हैं आपको पता है और आज TV में जॉब करती हैं, तो उनको ख़िताब के लिए बुलाया गया कि आप आएँ। तो मुनीज़ जहांगीर जब आई तो लाजमी ये सारा पस मंज़र भी था और साथ ये भी हो चुका और उसने एक और बहुत बड़ा कारनामा हुआ। हमारे जो नए वज़ीर इत्तलाआत बने हैं एक बार फिर फवाद चौधरी साहब, उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया और बड़ा कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि वो तलत हुसैन को तो सहाफ़ी नहीं समझते और बाकी कई सहाफ़ियों का नाम लिया कि भाई उनको तो मैं सहाफ़ी नहीं समझता। तो वो भी सहाफ़ियों को गुस्सा था वहाँ पे, यानी वो गुस्से से रचे बसे हुए थे। उस दिन हमले अलग हो रहे हैं, कानून साजी अलग हो रही है, धमकियाँ अलग मिल रही हैं और साथ ही भी कहा जा रहा है जिसको टार्चर किया जा रहा है, साथ ही कहा जा रहा है लड़की के भाइयों ने मारा है, लड़की के भाइयों ने मारा है, ये सारी बात भी की जा रही है। तो मुनीज़ जहांगीर ने जब उनको बुलाया गया स्टेज पे ख़िताब के लिए तो उन्होंने आते ही कहा कि आपने जुल्म की इंतहा कर दी है, पहले हमारे लोगों को मारते हैं और मारने के बाद फिर सोशल मीडिया पर उनकी किरदार कुशी करवाते हैं और ये कहा जाता है कि वो असाइलम लेने के लिए सारा कुछ कर रहे होते हैं ये सारी। तो जो मोमेंटम था वो बढ़ता गया, वो जो इश्तिहाल था, गर्मी का महीना था, इश्तिहाल था और ये सारे वाक़यात पीछे मौजूद थे और कोई उम्मीद की खिड़की, रोशनदान, दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा था। तो इस इन्वायरमेंट में सब वहाँ पर खड़े हुए थे। अब जब ये इस तरह की इन्वायरमेंट होती है तो आपके जो कायदीन होते हैं, आपके जो बड़े होते हैं, तो उनको जज्बात को कंट्रोल करना होता है और अपने जज्बात से बात करके लोगों के जज्बात को ठंडा करना होता है। तो हामिद मीर साहब आ गए। तो हामिद मीर साहब जो ही आए तो उन्होंने आते ही कहा कि आप पहले असद तूर की तरफ इशारा कर कहा कि इन बच्चों पर हमले करवाते हैं। अहमद नूरानी साहब पर भी हमला हुआ तो यही कहा कि लड़की के भाइयों ने मारा है और फिर उसके बाद आप उनकी किरदार कुशी करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं लड़की के भाइयों ने मारा है। अच्छा, हामिद मीर साहब ने जो ही ये वाली बात कही तो सामने एक बंदा बैठा हुआ था व्हील चेयर पर, उसने हामिद मीर साहब की तरफ देखा और वो बड़े एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका नाम है कैसर भट्ट, पेशावर में फ्रंटियर पोस्ट अखबार में होते थे और उनका बड़ा मारूफ नाम है, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर रहे अपने दौर में और आजकल मेरे ख्याल इस्लामाबाद में वो एक्सप्रेस में होते हैं। तो वो बीमारी की हालत में इस मुजाहरे में शरीक हुए। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने इस मुजाहरे को कितना सीरियस लिया हुआ था सहाफ़ियों ने, तो वो यहाँ पर मौजूद थे। तो जो ही हामिद मीर साहब ने कहा कि आप लड़की के भाइयों वाला इल्ज़ाम लगा देते हैं, इतने शर्मनाक घटिया इल्ज़ाम लगाते हैं, तो जो कैसर भट्ट साहब थे उन्होंने हामिद मीर साहब ने कहा लड़की के भाई का नाम लो, लड़की के भाई का नाम लो। तो हामिद मीर साहब ने उनकी तरफ देखा, उन्होंने कहा मैं लड़की के भाई का नाम क्यों ना लूँ, मैं जनरल रानी का नाम क्यों ना लूँ सीधा सीधा। तो ये जो बात हुई थी सारी कि जनरल रानी बीच में इंटर हो गई
और फिर और बहुत सी बातें हो गई। तो हामिद मीर साहब ने एक जुमला वहाँ पर कहा कि फिर हम भी बताएंगे कि जनरल रानी ने किसको कहाँ गोली मारी। अब इस जुमले के अंदर ना ये बताया गया है कि ये कब की बात हो रही है, ना ये बताया गया है कि किस से मुताल्लिक बात हो रही है, ना ये बताया गया है कि ये किस जगह की बात हो रही है, किस शख्स के बारे में बात हो रही है। मुझसे एक टीवी चैनल ने पूछा कि आप क्या इस नुक्ता नज़र से इत्तेफाक करते हैं। तो मैंने कहा देखें, हामिद मीर साहब ने कोई नज़रियाती थ्योरी नहीं पेश की, कोई आइडियोलॉजिकल कोई फ़िलासफ़ी नहीं पेश की कि मैं उनसे इत्तेफाक करूँ या इख्तलाफ करूँ। हामिद मीर साहब ने एक ख़बर शेयर की है। ऐन मुमकिन है कि उनके पास ये ख़बर और मेरे पास ना हो। हम पाकिस्तान में बेशुमार सहाफ़ी हैं, हर सहाफ़ी के पास हर खबर नहीं होती, तो क्या पता हामिद मीर साहब के पास होगी। उन्होंने तो किसने किसको कहाँ कब गोली मारी ये बात कही है, इसमें तो कोई नाम नहीं है। तो हमने अपनी तरफ से ख्याल के जितने घोड़े हैं उनको दौड़ाने की कोशिश की कि हम पहुँच सकें कि किसके बारे में बात हो रही है। तो हमारे जहन में तो कोई नहीं आया। तो सोशल मीडिया के ज़रिए हमने सुना कि उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए, लेकिन वो भी कोई कंफर्म नहीं हो सके कि ऐसा वाक़या कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। कम अज़ कम मेरी हद तक ऐसी कोई मालूमात नहीं है, बावजूद तमाम तर कोशिश के कि ये वाक़या हुआ है या नहीं हुआ, ये नहीं हो सका हमारे साथ। तो ये सारा सिनेरियो था। उसके बाद आसमा शराजी साहब आई, उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हामिद मीर साहब ने आज ऐलान कर दिया है कि अब आइंदा हम नाम लिया करेंगे वो लोग जो हमसे जबरन सेंसरशिप करवाते हैं, हमें बात नहीं करने देते, हमारे प्रोग्रामों के मौज़ूआत को कंट्रोल किया जा रहा है, हमें रोका जाता है बात करने से, आइंदा हम भी नाम लेंगे। तो पूरा एक माहौल बना हुआ था। उस माहौल में लोगों ने ये रिकॉर्डिंग्स की और ये सारी रिकॉर्डिंग्स सोशल मीडिया पर डाल दी गई और ये हज़ारों लाखों की तादाद में वायरल हो गई, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। तो लोग, ये टॉक ऑफ द टाउन बन गया, ये हॉट केक बन गया, हर बंदा इसी पर बात कर रहा है। हम कोयटा में थे, इस्लामाबाद में, जहाँ यार ये क्या बात होगी, ये क्या हो गया। तो वो सारे का सारा जो फोकस था वो असद तूर से हटकर इस मौजू पे आ गया कि ये सारी जो कहानी है ये असल में क्या हुई है। तो इस सिनेरियो के अंदर वो जो आपने मुझसे पूछा ना कि इतने गुस्से में क्यों थे और किसके खिलाफ बात की, तो ये असल में सारा उसका पस मंज़र है। सही। जियो ने हामिद मीर का प्रोग्राम क्यों बंद किया? हाँ, ये बड़ा अहम, इस पर बड़ा लिंक करता हुआ सवाल है। उसकी वजह असल में ये बनी कि हामिद मीर साहब जब इस मुजाहरे से फ़ारिग हुए तो जुम्मे का दिन था, जुम्मे को हामिद मीर साहब का शो नहीं होता, तो रात 10 बजे शाहज़ैब खानज़ादा साहब का शो होता है। तो हामिद मीर साहब को उस शो में बुलाया गया, यानी 5-6 बजे मुजाहरा था। अगले 4 घंटे तक ये क्लिप तो सारे वायरल हो गए, लेकिन जियो की मैनेजमेंट की जानिब से, PFUJ की तरफ से, किसी सहाफ़ती तंजीम या इदारे की तरफ से हामिद मीर साहब के साथ किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं किया गया। 10 बजे वो जियो पर एक प्रोग्राम में बैठते हैं और जियो का वो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम है, और हामिद मीर साहब वहाँ गुफ्तगू करते हैं, तो कोई रब्ता नहीं हुआ। अगले दिन हफ्ते का दिन था, तो हामिद मीर साहब को जियो की मैनेजमेंट की जानिब से ये पैगाम मौसूल हुआ कि आज आपने कहीं भी वो गुफ्तगू नहीं करनी जो आपने कल की थी। तो हामिद मीर साहब ने कहा आज तो मेरा शो ही नहीं है, तो मैं कहाँ करूँगा। उन्होंने कहा नहीं, अगर आप किसी और चैनल पर भी जाएं तो आप ये बात ना करें। ये बात मुझे बड़े मुसद्दक़ा प्लेटफॉर्म से पता चली है, बड़ी अहम जगह से, कि मीर साहब को ये बात कही गई थी। तो फिर उसकी थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि आपने जो कल स्टेटमेंट दिया है वहाँ पे, तो उसकी वजाहत करें। तो हामिद मीर साहब ने कहा किस चीज़ की वजाहत करूँ, ना ये बात मैंने जियो के प्लेटफॉर्म से की, ना जंग अखबार में कही, ना दी न्यूज़ में कोई छपी है, तो मैंने पब्लिक फोरम पर बात की है, जब प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट में बात की, तो आपको मैं किस चीज़ की वजाहत पेश करूँ। आप तो मुझसे वजाहत उस वक्त मांगे जब मैंने जियो के प्लेटफॉर्म पर की हो या किसी और जगह पर की हो, और दूसरा ये वजाहत मांग कौन रहा है। उन्होंने कहा ये देखें हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है। उन्होंने कहा किसका प्रेशर है? उन्होंने कहा मुझे बता दें किसका प्रेशर है। तो अब उन्होंने कहा नहीं बस बड़ा प्रेशर है, ये नहीं बताया किसका प्रेशर है। तो ये जो मामला था ये उन्होंने किया। इतवार के रोज़ फिर उन्होंने हामिद मीर साहब से कहा कि प्लीज़ आप वजाहत कर दें। तो हामिद मीर साहब ने फिर वो ना वाली तकरार जो शुरू कर दी कि नहीं मैं नहीं करूँगा किसी किस्म की कोई वजाहत भी, आप मुझे उसको कोई लॉजिकल ग्राउंड फ्राहम कर दें तो मैं कर दूँगा वजाहत। लेकिन वो वजाहत हामिद मीर साहब ने नहीं दी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप वजाहत नहीं करेंगे तो फिर हमें आपको ऑफ एयर करना पड़ेगा। तो मीर साहब ने कहा कर दें आप। पीर के रोज़ सुबह हामिद मीर साहब को ये इतला दी गई
कि अगर आप वजाहत नहीं करते तो आज आप ऑन एयर नहीं जाएंगे। मीर साहब ने कहा इट्स ओके, आप कर दें। तो वो उन्होंने उनको ऑफ एयर कर दिया हामिद मीर साहब को। अब जो ही ये ख़बर आई, अच्छा मज़े की बात बताऊँ, ये ख़बर भी सबसे पहले मैंने ब्रेक की, ये सबसे पहले मुझे पता चली। मैं कोयटा में था तो हमने ये ख़बर दी और बड़ी डिटेल के साथ कि क्या क्या वाक़या कैसे कैसे पेश आया, तो ये ख़बर हमने दे दी। तो ख़बर जब मैंने दी तो उसके बाद पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी और आलमी जो नशरियाती इदारे हैं, हर जानब से ये सवाल उठाया जाने लगा कि पाकिस्तान के एक नुमायाँ एंकर का शो बंद हो गया और ये शो क्यों बंद हुआ। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। जियो की इंतज़ामिया ने एक दिन बाद अपना मौक़िफ़ दिया और बड़ा टिकाब बिठा के बड़ा प्लान करके अपना मौक़िफ़ दिया कि हमने हामिद मीर साहब का शो क्यों बंद किया है, और सिर्फ ये बताया कि हमने कुछ वजाहतें करनी हैं और जब मुतल्लिक़ा प्लेटफार्म पर हो जाएंगी तो उसके बाद हम इस सारे मामले को देखेंगे। अब इशू ये बन गया कि जियो ने एक कमेटी तश्कील दी, उसमें 4 लोग थे। वो चारों लोग इस्लामाबाद आए और हामिद मीर साहब से कहा कि आप मुलाकात करें। मीर साहब ने कहा आपने मेरा प्रोग्राम बंद कर दिया, मैं आपसे मुलाकात क्यों करूं। तो मीर साहब ने 2 दिन उस कमेटी से मुलाकात नहीं की। इस दौरान वो जो कमेटी के लोग थे उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब से मुलाकात की मेरी इत्तला के मुताबिक, और इमरान ख़ान साहब से मुलाकात उन्होंने हामिद मीर साहब वाले इशू पर नहीं की, बल्कि इस बुनियाद पर की कि जो जियो की इंतज़ामी मामलात हैं हुकूमत के साथ, उस पर बातचीत वो कर रहे थे। तो अब ये गुफ्तगू कर रहे थे, कोई तकरीबन 10-15 मिनट बाद इमरान ख़ान साहब ने कहा यार ये हामिद मीर बहुत ज़बरदस्त आदमी है। ये सारे परेशान रह गए कि हामिद मीर की तो बात ही नहीं हो रही, तो ये हामिद मीर साहब कैसे बीच में आ गए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो जब भी अपना मौक़िफ़ पेश करता था ना, इंटरनेशनल लेवल का हो लोकल, तो मैं हामिद मीर साहब के प्लेटफॉर्म से जाकर वो करता था। तो ये सब बड़े हैरान हुए कि हम तो पाबंदी लगा कर बैठे हुए हैं और इधर ख़ान साहब तो उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है। तो जियो वालों के ये जो टीम के लोग थे, इनके दिमाग में एक बात आई, यार ये कुछ चक्कर हो रहा है, हुकूमत हामिद मीर साहब के साथ है, इमरान ख़ान उनकी हमायत कर रहे हैं, हम उनकी मुखालफत कर रहे हैं, ये चक्कर क्या बन रहा है। तो किसी के जहन में ये बात भी आ गई, ये ज़रूर किसी और जगह से मामला जो है ये ख़राब हो रहा है सारा। लेकिन उसके बाद हामिद मीर साहब की मुलाकात भी उस टीम के साथ हुई। वो किस तरीके से मुझे तो तफसीलात का नहीं पता, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक वो टीम आई और आकर हामिद मीर साहब से उनकी मुलाकात होगी। और इंटरनेशनली पूरी दुनिया की तरफ से जियो पर ये दबाव बढ़ा कि आप बताएं कि आपने उनका प्रोग्राम क्यों ऑफ़र किया। अब जियो ये तो कह रहा है प्रेशर है, लेकिन किसका प्रेशर है ये नहीं बता रहा। लेकिन इसी जियो ने 2014 में जब हामिद मीर साहब पर हमला हुआ था, 19 अप्रैल 2014 को कराची में हमला हुआ, तो जियो ने पाकिस्तान के एक इदारे का नाम लिया, ISI का नाम लिया कि उन्होंने हम पर हमला किया। 6-7 घंटे तक उन्होंने उनका पूरा चलाते रहे कि उन्होंने हमला किया हमारे ऊपर। लेकिन इस बार जियो ने कुछ नहीं बताया कि हमें किसने कहा है कि हामिद मीर साहब को ऑफ़ एयर कर दो। अब जब ये सारा सूरत हाल पैदा हुई और अब इनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई कि उधर नाम नहीं ले पा रहे, इधर ये नहीं बता रहे कि हामिद मीर साहब के साथ हमने क्या कर दिया है, तो ये एक टेंशन का शिकार हो गए। और उसमें ये जब सारी सूरत हाल बनी तो इनके लिए मुश्किल हो गई कि अब ये कैसे अपने आप को मैनेज करें। तो ये एक सूरत हाल जो थी सारी उसमें पैदा हो गई। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई कि जब इन्होंने पाबंदी लगा दी तो इस्लामाबाद प्रेस क्लब में बहुत से जो इदारे हैं, जैसे HRCP है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, डिजिटल मीडिया अलाइंस पाकिस्तान है, पाकिस्तान बार कौंसिल है, पाकिस्तान बार एसोसिएशन है, सिविल सोसाइटी की तंजीमें, वो सारे आए। उन्होंने कहा कि जियो ने तो पाबंदी लगा दी है, हम इस तरह करते हैं जिस तरह 2007 में हामिद मीर साहब ओपन चौकों में, चौराहों में, गलियों में, बाज़ारों में प्रोग्राम किया करते थे, इसी तरह के प्रोग्राम जो हम शुरू करते हैं। 12 प्रोग्राम डिसाइड हो गए, ठीक है ये सारे प्रोग्राम जो हैं वो होंगे। जब ये 12 प्रोग्राम डिसाइड हुए और 17 जून को यहाँ इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन रखा गया जिसमें इन तमाम तंजीमों के जो लोग थे उन्हें शरीक होना था। और ये जो PMDA जो अथॉरिटी बनाई जा रही है इसके ख़िलाफ़ भी, और ये जो सहाफ़ियों पर हमले हो रहे हैं, इस सारी सूरत हाल पर एक मूवमेंट लॉन्च करने का इरादा था। तो अचानक से एक इत्तला आई। वो इत्तला ये थी कि इस्लामाबाद में कोई शख्स
हामिद मीर साहब के बारे में लोगों से इन्फॉर्मेशन ले रहा है और ख़ुसूसन सहाफ़ियों से। तो जिन सहाफ़ियों से इन्फॉर्मेशन ली जा रही थी उन सहाफ़ियों ने आगे कि लोग हामिद मीर साहब के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उनकी फैमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। तो उस बंदे को गिरफ़्तार कर लिया गया और ये भी कहा गया कि ऐन मुमकिन है कि हामिद मीर साहब पर हमला हो सकता है। तो फिर उस पर फिर ये जो 12 प्रोग्राम थे ये सारे कंट्रोल कर लिए गए और उनको रोक दिया गया। तो एक कमेटी बनी थी जो जियो की तरफ से थी, उसकी जो दरख्वास्त थी कि हामिद मीर साहब वजाहत पेश कर दें, वो तो हामिद मीर साहब ने नहीं मानी। एक कमेटी बनी है 4 जून को और ये कमेटी थी रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नुमाइंदों की। इस कमेटी में अफजल भट्ट साहब इसकी सरबराही कर रहे थे। आमर सजाद सैयद जो रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हैं वो इसके रुकन थे और शकील अंजम साहब जो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सदर हैं वो इसके रुकन थे। तो ये 3 रुकनी कमेटी थी। इस 3 रुकनी कमेटी ने अपना मैंडेट तय किया और कहा कि जो आसमा शराजी साहिबा के ख़िलाफ़ और हामिद मीर साहब के ख़िलाफ़ जहलम में, कराची में, गुजरांवाला में FIRs कटी हैं, तो ये भी सारा हम डील करेंगे। और दूसरा, ये जो मामला 28 मई की तकरीर का हुआ है, इस पर भी सारा जितना भी काम है वो हम करेंगे ताकि सारे मामले को बेहतर अंदाज में, बेहतर तरीके से हल कर लिया जाए। तो इस सारे पस मंज़र में ये कमेटी बनी। इस कमेटी ने हामिद मीर साहब को बुलाया और 8 जून को दूसरी प्रेस रिलीज़ जारी की। उसमें हामिद मीर साहब की माज़रत जारी की गई और ये जो माज़रत थी ये हामिद मीर साहब का बयान नहीं है, ये नासिर ज़ैदी साहब हैं। और नासिर ज़ैदी साहब वो आदमी हैं जिन्हें ज़िया उल हक़ साहब के दौर में कोड़े लगाए गए थे और PFUJ के जो सदर हैं शहज़ादा ज़ुल्फ़िकार साहब हैं, ये उनके साथ जनरल सेक्रेटरी हैं PFUJ में। तो इन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, हमेशा बड़ी क़ुरबानियाँ दी इन्होंने। तो नासिर ज़ैदी साहब ने ये माज़रत लिखी है और ये माज़रत उस वजाहत से कहीं बढ़कर है जो जियो की इंतज़ामिया हामिद मीर साहब से मांग रही थी। हामिद मीर साहब ने जियो की इंतज़ामिया को माज़रत पेश करने के बजाय, वजाहत पेश करने के बजाय मुंतखब सहाफ़ियों की यूनियन को माज़रत करना पसंद किया। और उसमें नासिर ज़ैदी साहब ने हामिद मीर साहब से कहा कि हम जब ये जो माज़रत है ये इससे एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। वो मैसेज क्या है कि लोग ये समझ रहे हैं कि सहाफ़ियों की और फ़ौज की लड़ाई है, हम इस तासर को ख़त्म करना चाहते हैं। सहाफ़ियों ने कभी फ़ौज से लड़ाई नहीं की, कभी अदलिया से लड़ाई नहीं की, कभी पार्लिमान से लड़ाई नहीं की। सहाफ़ियों ने हमेशा लड़ाई की है आज़ादी इज़हार राय के लिए। सहाफ़ियों ने हमेशा लड़ाई की है पाकिस्तान में आइन के नफाज के लिए। सहाफ़ियों ने हमेशा जंग की है पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के लिए। ये जो लड़ाइयाँ हैं ये किसी इदारे से, किसी फ़र्द से नहीं है, बल्कि ये लड़ाइयाँ असल में अपने हक़ को हासिल करने के लिए। तो ये तासर जो है ये हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो इससे ये तासर जाएगा। और दूसरा, हमारे वक़ार में इजाफ़ा होगा। वो कैसे इजाफ़ा होगा कि हमेशा जो सिविल लोग हैं उनसे छोटी सी भी गलती हो जाती है, ज़बान से स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है, तो वो माज़रत कर लेते हैं, वो माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन वो लोग जो आइन को तोड़ते हैं, आइन के साथ खिलवाड़ करते हैं, पाकिस्तान में लॉ इन्फोर्समेंट जो है उसको नहीं होने देते, तरह तरह के काम करते हैं, वो तो कभी भी माज़रत नहीं करते, लेकिन सिविल लोग माज़रत करते हैं। तो इससे लोगों में एक वक़ार भी पैदा होगा। और तीसरी बात यह है कि ये जो हमारी सारी लड़ाई है ये सहाफ़त, सहाफ़ती इदारों और सहाफ़ियों के हक़ के लिए। तो हमारा जो असल फ़ोकस है वो हमारे साथ रहना चाहिए। तो हामिद मीर साहब ने कहा ठीक है। तो 4 दस्तखतों से वो माज़रत जारी हुई। हामिद मीर साहब का दस्तखत है, अफजल भट्ट साहब का दस्तखत है, शकील अंजम साहब का दस्तखत है और साथ आमर सजाद सैयद साहब का दस्तखत है। तो ये हामिद मीर साहब ने ये माज़रत जारी कर दी। लेकिन इस माज़रत से पहले मैंने आपसे एक बात कही थी कि गुजरांवाला में, कराची में केसेस जो थे वो मौजूद थे। अब जो वकलाएँ वो भी ये कमेटी से पूछ रहे थे कि वहाँ पर हमने क्या नुक्ता नज़र रखना है जजेस के सामने, अदलिया के सामने। तो ये जो माज़रत है ये असल में वहाँ पर भी काम आएगी कि वो जो लहजे की तलख़ी है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। और जो गुजरांवाला में दरख्वास्त दी गई है, वो जिस बंदे ने दरख्वास्त दी है उसने दरख्वास्त का ही बेड़ा गर्क कर दिया है
दरख्वास्त में जो उसने कंटेंट लिखा है वो कहीं वजूद ही नहीं रखता, यानी वो दरख्वास्त ऑलरेडी ही ज़ायल हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जो बातें दरख्वास्त में लिखी गई हैं कि हामिद मीर साहब ने ये बातें की हैं, वो हामिद मीर साहब ने की ही नहीं है, तो वो ऑलरेडी इस तरह ख़त्म हो जानी चाहिए थी। तो ये असल में इसका पूरा पस मंज़र है जो आपने सवाल किया कि क्यों निकाला हामिद मीर साहब को। लेकिन एक और बड़ी अहम बात भी है, क्योंकि वक्त तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प है, तो मैं आपको बता दूँ। आज से साल 1.5 साल पहले की बात है, बहरिया टाउन के मालिक हैं मलिक रियाज साहब। हामिद मीर साहब ने अपने शो में मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की। 8 से 9 बजे जो लाइव था उसमें तो चल गई, लेकिन रात को जो 1 बजे रिपीट होता है और अगले दिन रिपीट होता है, उसमें वो बात निकाल दी गई। हामिद मीर साहब ने जियो के ख़िलाफ़ एक ट्वीट की। उसने कहा, हामिद मीर साहब ने उस ट्वीट में कहा कि मेरा इदारा ही मेरे प्रोग्राम की सेंसरशिप कर रहा है, और मैंने मलिक रियाज के ख़िलाफ़ ये वाली बात की है, ये काट देगी। अच्छा, अब जियो की इंतज़ामिया ने कहा कि आप ऐसा ना करें, उन्होंने कहा नहीं मैं तो करूँगा, तो वो बात वहाँ पर हो गई। तो आखिर तंग आकर मलिक रियाज साहब ने हामिद मीर साहब को फ़ोन किया, और ये मुझे बड़ी कन्फर्म इत्तलात हैं, और उनसे कहा यार तू किस तरह राज़ी होएगा। तो मलिक रियाज तो इसी स्टाइल में बात करते हैं ना, वो आपने एक बड़ा मशहूर शो मेहर बुखारी साहिबा और मुबश्शिर लुकमान साहब के साथ देगा, ओ यार मुबश्शिर ना करना यार, ओ मेहर छड़ देना तू, वो इस तरह की बातें करते हैं। तो उन्होंने हामिद मीर साहब को सीधा ठाकर फ़ोन किया, यार हामिद मीर साहब किस तरह मनोगे तुम यार, राज़ी किस तरह होगे। उन्होंने कहा मैं राज़ी इस तरह होगा कि मेरे खिलाफ जो इल्ज़ाम लगे ने उन्होंने ख़त्म करो। तो मलिक रियाज साहब ने फिर 2 ट्वीट्स की, और ये पाकिस्तान में किसी भी सहाफ़ी के लिए मलिक रियाज साहब ने पहली दफ़ा कोई स्टेटमेंट दिया। उसमें मलिक रियाज साहब ने कहा कि हामिद मीर ने ज़िंदगी में ना मुझसे कोई मराहत ली है, ना मुझे कभी मराहत के लिए फ़ोन किया है, ना मुझसे प्लाट लिया है, ना कोई परमिट लिया है, ना कोई घर लिया है, कुछ भी नहीं लिया। और दूसरा ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के मुस्तनद सहाफ़ी हैं और इंतहाई प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं। तो ये उन्होंने की। हामिद मीर साहब सुप्रीम कोर्ट में चले गए। एक लिस्ट आई थी, आपको भी याद होगा, जिसमें सहाफ़ियों की एक लंबी लिस्ट थी। आसमा शराजी ने इतने पैसे लिए हैं, दुबई में विला लिया है, फ़लाने सहाफ़ी ने, काशिफ अब्बासी ने फ़लानी जगह पर एक महल लिया हुआ है, फ़लाने सहाफ़ी ने फ़लानी गाड़ी ली है, फ़लाने ने फ़लाने मुल्क का ट्रिप लगाया है, और हामिद मीर साहब ने इतने पैसे पकड़े हुए हैं, मालिक साहब ने इतने पैसे पकड़े हुए हैं। हामिद मीर साहब लिस्ट उठाई, सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले गए, भाई इसका फ़ैसला करें। और ये भी कहा कि हुकूमत ने सहाफ़ियों को ब्लैकमेल करने के लिए या उन्हें ख़रीदने के लिए एक सीक्रेट फ़ंड भी रखा हुआ है, और सीक्रेट फ़ंड को भी ख़त्म किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में हामिद मीर साहब गए, और बाद में उनके साथ पिटिशन में अफसार आलम साहब भी चले गए। तो हामिद मीर साहब तो ख़ुद गए थे कि अगर सहाफ़ियों ने किसी को कुछ लूटा है, किसी से कुछ लिया है, भले सरकार से लिया है या भले कहीं से भी लिया है, आप उसको ओपन करें, लोगों के सामने लेकर आएँ। तो ये असल में जियो की इंतज़ामिया का और हामिद मीर साहब का अपना पर्सनल इशू भी कहीं है कि ये तो असल में बात नहीं सुनता बंदा, और ये अपनी मर्ज़ी के प्रोग्राम करता है, कंटेंट शेयर नहीं करता, या इस तरह की जो बातें ये करते हैं। अब एक और इशू पैदा हुआ, वो इशू ये पैदा हुआ कि अगर हामिद मीर साहब जियो की इंतज़ामिया को वजाहत दे देते, जियो के अंदर से कुछ एंकर्स हामिद मीर साहब से मिले, उन्होंने कहा कि अगर आज आपने वजाहत दे दी तो कल ये हमसे भी वजाहतें लेते रहेंगे, और हमें रोज़ाना वजाहतें देनी पड़ेंगी इन्हें, और ये फिर अंदर का प्रेशर भी और बाहर का प्रेशर भी पाकिस्तान में जर्नलिज्म को ख़त्म कर देगा। तो ये नहीं होना चाहिए। तो हामिद मीर साहब इस बात के ऊपर डट के, तो अब जियो वाले ये चाह रहे हैं कि हामिद मीर साहब स्क्रीन पर आ जाएं। हामिद मीर साहब स्क्रीन पर नहीं आ रहे, जो मेरी इत्तलात हैं, क्योंकि इशू ये है कि इमरान खान से तो मैंने पहले बता दिया कि वो तो कहता है कि वो तो मेरा फेवरेट एंकर है, वो तो उनको कोई इशू नहीं है। बाहर अगर इदारों की तरफ से शो किया जा रहा है तो वहाँ से भी कोई कंफर्म बात नहीं आ रही कि उन्होंने रोका है नहीं रोका प्रोग्राम करने से। अब ख़ुद जियो के लिए एक इशू बना हुआ है, और जियो असल में ये सारा क्यों कर रहा है? जियो ने अरबों रुपयों का नुकसान बर्दाश्त किया। जियो को बहुत थ्रेड मिली हैं, अखबार के बंडल जला दिए गए हैं, गाड़ियों पर हमले किए गए हैं, बहुत से इलाकों में जियो की जो वो नज़र नहीं आता था बंद कर दिया गया है। तो वो ये चाह रहे हैं कि यार अब हम कितना लड़ सकते हैं, ये मुश्किल है, तो हालात को बेहतर बनाया जाए। और जब आपको पता है कि एक बंदे को कुर्बान करके अगर 800 बंदों को बचाया जा सकता है तो चलो ठीक है, एक बंदे की कुर्बानी दे देते हैं। तो वो असल में इस मिजाज के साथ, तो शायद उन्होंने आज खुद ये फैसला कर लिया कि बजाय इसके कि प्रेशर डेवलप हो
तो हम पहले से आज खुद ये फैसला कर लेते हैं। तो बाज़ औक़ात क्योंकि वो इतने डसे हुए हैं तो उन्हें मजबूरन फिर यहाँ पर, और आपको पता है उन पर तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम, गुस्ताख़ रसूल के इल्ज़ाम, पता नहीं क्या क्या उनको इल्ज़ाम नहीं लगे। पूरे पाकिस्तान बैनर से भर दिए गए मीर शकील रहमान साहब के ख़िलाफ़, जियो के ख़िलाफ़ और जंग के ख़िलाफ़। तो ये सूरत हाल खड़ी हो गई थी। तो वो असल में इस माहौल का और उसका शिकार थे। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इस सूरत हाल में प्रोग्राम बंद हुआ और इस सूरत हाल में ये जो सारी कहानियाँ ये चली हैं। हामिद मीर और आसमा शिराजी के खिलाफ FIR, इसके हाँ, पीछे क्या कहानी है? हाँ नहीं, वो तो असल में आपको पता है जब भी ऐसा कोई मौका आता है तो फौरी तौर पर जैसे सोशल मीडिया पर एक पूरी फ़ौज आ जाती है, वो आकर आपको गालम गलोच और हर चीज़ को मशकूक बना देना। वो देखें अफसार आलम साहब पर उनको गोली लगी, उन्होंने कहा ये कौन सी गोली है, ये गोली लगी नहीं है। हामिद मीर साहब ने वो जो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, मतलब ज़ख्मों को सपोर्ट करने के लिए वो एब्डोमिनल बैंडेज एक पहनी हुई थी। उनका यार ये दुनिया का पहला आदमी जिसने बैंडेज ऊपर पहनी हुई, इनको पता ही नहीं है कि इस बैंडेज ये किस लिए होती है। भाई हामिद मीर साहब का इलाज आगा खान अस्पताल कराची में हुआ, वहाँ से रिकॉर्ड निकलवा लें, एक्सरे निकलवा लें, वो बहुत से ऑपरेशन हुए, उनका सारा डेटा निकलवा लें। और असद तूर साहब का इलाज तो यहाँ पेम्स में हुआ, सरकारी अस्पताल में। पुलिस साथ मौजूद थी, वो देख रही है सारे ज़ख्म, वो तस्वीरें ले रही है पुलिस। आप करें कि नहीं, तो मशकूक बना दो हर चीज़ को। तो फिर ऐसा ही एक हमले यहाँ से भी किए जाते हैं कि आप जगह जगह दूर दराज इलाकों में ना उनके ख़िलाफ़ FIR कटवा दो। अभी देखें ना, ये चाहते तो आसमा शिराजी साहिबा के ख़िलाफ़ वो मंद या पंजगूर में FIR करवा देते और फिर उनको यहाँ से जाना पड़ता वहाँ पे। तो इनका मकसद ये है कि इनको तकलीफ़ दो। तो ये असल में कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे नहीं पता, नहीं कोई कहता है ये आज खुद इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, क्योंकि अगर इन्हें कोई कहता तो ये उस तरह की FIR ना करवाते जो गुजरांवाला में हामिद मीर साहब के ख़िलाफ़ हुई है। वो तो FIR असल में उस पता नहीं बंदे ने किस जज्बे के तहत की है, लेकिन उसमें इतना झूठ लिखा है कि वो खुद मजाक बन के रह गया, क्योंकि उसने वो बातें लिखी हैं जो हामिद मीर साहब ने की ही नहीं प्रोग्राम में। आपके ख्याल में 2014 में हामिद मीर साहब पर हमला किसने किया था? अच्छा, ये सवाल आजकल बहुत गर्दिश कर रहा है। और ये जो अभी एक मीटिंग हुई थी आर्मी चीफ साहब के साथ, कोई 30 से 35 जर्नलिस्ट जो हैं वो मिले आर्मी चीफ साहब को, तो वहाँ से जो ख़बरें लीक हुई, पता नहीं वो सच हैं ये झूठ हैं, क्योंकि वो कंफर्म नहीं है। तो उसमें एक ये बात भी थी कि हामिद मीर साहब ने कहा कि सहाफ़ियों पर हमले हो रहे हैं और मुझ पर जिन लोगों ने हमला किया वो भी अभी तक नहीं पकड़े गए। तो आगे से आर्मी चीफ साहब ने कहा कि हामिद मीर साहब, आपको पता है आप पर हमला किसने किया? आप पर हमला तो जावेद मैंगल ने किया, अख्तर मैंगल के भाई ने। तो आप उसके ख़िलाफ़ FIR क्यों नहीं करवाते? और ये बात बाहर आकर की है, एक एंकर हैं इमरान रियाज साहब, उन्होंने ये वाली बात की है। और इमरान रियाज साहब उस मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन मैंने बाकी लोगों से पूछा तो वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब जब वहाँ पर ये बात नहीं हुई तो इमरान रियाज साहब ने ये बात कैसे की और क्यों की, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। और असद तूर साहब ने अपने वीलॉग में इसी मीटिंग के हवाले से ये भी लिखा था कि उस मीटिंग में इमरान रियाज साहब कोई बात कर रहे थे या कुछ बात खिलाफ हकीकत कर रहे थे, तो आर्मी चीफ साहब ने उन्हें डांटा भी। तो ये बात भी हुई थी। तो इमरान रियाज साहब इस डांटने वाली बात का इनकार कर रहे हैं और बाकी जो लोग मौजूद थे वो ये कह रहे हैं कि जो बात नहीं हुई उस बात का वो इजहार कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये मीटिंग टोटली ऑफ द रिकॉर्ड थी, और ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग का कंटेंट बाहर शेयर करना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। कि आपको तो बड़ा एतमाद और बड़े मान के साथ बुलाया गया था कि आपके साथ बड़े अहम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे, और आप उसका जो कंटेंट है उसका मवाद बाहर शेयर कर रहे हैं। लाजमी आप खुद अंदाज़ा लगाएं ना कि ये जो मीटिंग होगी जिसको आर्मी चीफ बुला रहे हैं, तो लाजमी इस बारे में थोड़ी ही होगी कि आज शाम को अफ्तारी में क्या सामान होना चाहिए। लाजमी बड़े अहम इशूज़ पर होगी। इंडिया का इशू है, कश्मीर का इशू है, अफ़गानिस्तान का इशू है। आपको पता है कि सितंबर में अमेरिकन फोर्सेस, नेटो फोर्सेस यहाँ से मूव कर रही हैं, जा रही हैं। अच्छा, फिर बड़े प्रॉब्लम है, CPEC का इशू है, तो बड़ी अहम डिस्कशन होगी, इसीलिए तुम सबको बुलाया गया था वहाँ पे, और आप उसका जो कंटेंट है वो बाहर शेयर करते फिर रहे हैं, तो ये तो कोई मुनासिब बात नहीं है। तो ये जो FIRs हैं, तो नहीं सॉरी, जो आपने बात की कि हामिद मीर साहब पर हमला किसने किया, तो ये असल में उस मीटिंग के हवाले से ये दोबारा से कोर्ट होना शुरू है। आपको पता है कि उसका कमीशन बना हुआ है, अभी तक नहीं पता कि उसमें कमीशन में क्या बात हुई है, वो किस नतीजे तक पहुंचा है। अब हामिद मीर साहब का जो हमला था वो बड़ा हाई प्रोफाइल किस्म का हमला था, पूरी दुनिया की मीडिया ने उसे कवर किया। तो ये बताना चाहिए ना कि आज 14 से
मतलब 7 साल हो गए हैं, 7 साल में पाकिस्तान की 32 एजेंसियाँ हैं, तो उन्हें बताना चाहिए कि क्या पेशरफ्त हुई है, पकड़ा गया बंदा नहीं पकड़ा गया। जावेद मैंगल की बात हम बाहर बाहर से सुन रहे हैं, हमें तो पता होना चाहिए ना कि आखिर किन लोगों ने हमला किया। लेकिन क्या किया जाए, यहाँ तो लियाकत अली ख़ान के कातलों का नहीं पता, यहाँ तो बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का नहीं पता, यहाँ पे तो बहुत से लोगों का, ज़ियाउल हक साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनका त्यारा गिर गया, हमें नहीं पता कि किसने हिट किया, किसने मारा उनको, कैसे मरे। तो ये तो यहाँ पर अंधे कत्ल हो रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आ रही क्या हो रही है सारी कहानी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हामिद मीर साहब ये सब किसी के इशारे पर कर रहे हैं, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, ये लोग तो बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये किसका इशारा हो सकता है? अगर वो, इसका मतलब है लोग असल में ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमेशा इस तरह की बातचीत की जाती है और बड़ी फजूल सी बातें होती हैं। फ़ौज के अंदर 2 ग्रुप हैं, 100 ग्रुप हैं, एक ग्रुप किसी को ये कर रहा है, दूसरा ग्रुप ये कर रहा है, हमारे पास उस तरह की कन्फर्म मालूमात नहीं होती। लेकिन इस तरह की बातें बहरहाल ये गॉसिप्स हैं जो चाय खानों में डिनर के बाद लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन मेरी बात मौक़िफ़ ये है कि अगर हामिद मीर साहब किसी के इशारों पर ये कर रहे होते तो हामिद मीर साहब को तो फिर डट के खड़ा होना चाहिए था। ये माजरत क्यों उन्होंने की? तो उन्होंने असल में माजरत करके, तो अगर वो किसी का इशारा था वो तो सारा ख़त्म कर दिया। वो डट के खड़े रहते तो पता चलता हाँ ये किसी का इशारा है, लेकिन वो तो उनका सारा काम ही ख़त्म कर दिया। एक बात। अच्छा, कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं इसके साथ, वही कह रहे हैं कि असल में ये दारों के अंदर की लड़ाई है, कुछ लोग ईसाई के साथ होते हैं, कोई इस तरह की हर पूरी दुनिया में बातें चल रही होती, तो ये बात भी की जा रही है। तो अगर ये दारों की लड़ाई थी तो हामिद मीर साहब ने माजरत लिख के ना वो लड़ाई ख़त्म कर दी है दारों के दरमियान जो जंग हो रही थी वो सारी जितनी भी वो ख़त्म हो गई। तो एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो जो PMDA वाला इशू है। देखिए 17 जून को यहाँ इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन हो रहा है, उसमें तमाम सहाफ़ती तंजीमें, सिविल सोसाइटी के लोग, ये जो हमारे HRCP है, पाकिस्तान बार कौंसिल है, बार एसोसिएशन है, ये सब लोग वहाँ पर आ रहे हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि पाकिस्तान में जो मीडिया पर कदगने पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और लोगों पर हमले हो रहे हैं और मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं, मावराए आइन उनकी ज़बान बंदियाँ की जा रही हैं, तो इसके बारे में बड़ा अहम ये इजलास होगा और ये बड़े अहम वहाँ पर फैसले होंगे। और हम असल में इस बात की तवक्को रखते हैं कि मुल्क को आइन के साथ चलना चाहिए और हर शख्स को अपना जो दायरा इख्तियार है, दायरा कार है, उससे बाहर ही निकलना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने इदारे से और अपने दायरे से बाहर निकलते हैं और किसी दूसरे के दायरे में दाखिल होते हैं, मुदाखलत करते हैं, तो मुदाखलत कहीं भी अच्छी नहीं होती। आपका जो अपना काम है, सहाफ़ी को अपने दायरे से और अपने इदारे से नहीं निकलना चाहिए, इदारों को अपने दायरे से और अपने काम से नहीं बाहर निकलना चाहिए। अगर आप तनकीद करने वालों को रोकेंगे तो तनकीद तो उस वक्त होती है जब आप अपने दायरे से निकलते हैं। इमरान खान साहब अपने दायरे से निकलेंगे, सूबों के मामलात में मुदाखलत करेंगे तो तनकीद होगी या नहीं होगी? विफाक सूबों में जाके मुदाखलत करेगा तो तनकीद होगी। तो तनकीद असल में उस वक्त होती है जब आप खिलाफ आइन काम करते हैं, खिलाफ कानून काम करते हैं, तो मुल्क असल में आइन के साथ चलेगा, मुल्क कानून के साथ चलेगा। तो ये जो 17 जून को कन्वेंशन हो रहा है, ये भी असल में इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि यहाँ पे जो आइन है, कानून है, उसके मुताबिक लोग जिएँ और लोग यहाँ पर रहें। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सबूक साहब।